हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 6 फॉर IBPS PO मेंस। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है लिंक, आप वहाँ पे जाके सारे ही जो है वीडियोस देख पाएंगे, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो मैंने आई बटन पे ऐड कर दी है। इसमें 40+ वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अलग अलग टॉपिक पे भी यहाँ पे वीडियोस है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। एंड अगर आपको PDF चाहिए इन वीडियोस का तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज ऑफिशियली डिसाइडेड नॉट टू जॉइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन अक्टूबर। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली मना किया है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे चाइना के BRI इनिशिएटिव पे, जिसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है, या न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव भी आप कह सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्राजील ने रिसेंटली मना किया है। ब्राजील से पहले इंडिया ने इसके लिए ऑलरेडी मना किया हुआ था। अब ब्राजील भी जो है सेकंड नेशन बन गया है, सेकंड ब्रिक्स नेशन, जिसने इस इनिशिएटिव के लिए मना किया है। क्लियर है? अब जो BRI इनिशिएटिव है, ये कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव है? ये चाइना का इनिशिएटिव है, जिसे 2013 में चाइना लॉन्च किया था। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है? एनहांस करना कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन बिटवीन दी कंट्रीज। जैसे आपका एशिया, यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनके लिए यहाँ पे कनेक्टिविटी और कॉपरेशन इसके थ्रू यहाँ पे बढ़ाना, ये इसका मेन एम था। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे जो चाइना है ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपका $4 ट्रिलियन से आपका $8 ट्रिलियन के आसपास। फाइन। Next is, which company has completed the acquisition of 100% stake in Mumbai-based Bharat Serums and Vaccines Limited for ₹13,768 करोड़। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक्विजिशन किया है यहाँ पे? तो इट इज मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, जिसकी शुरुआत की गई थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है आपका। चेयरमैन कौन है? रमेश जुनेजा। MD इसके हैं राजीव जुनेजा और CEO है शीतल जुनेजा। Fine. Now next is, the Insurance Regulatory and Development Authority of India has extended the implementation of International Financial Reporting Standard 17 to dash। तो जो आपका ये IFRS 17 है, जो स्टैंडर्ड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन एक्सटेंड किया है IRDAI ने। पहले ये फाइनेंशियल ईयर 2025 तक करना था, अब इसे आपका इंक्रीज करके अप्रैल 2027 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर है? नाउ अब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, नाम से पता चल रहा है ये आपका स्टैंडर्ड किसके लिए है? ये एक फ्रेमवर्क है, किसके लिए? रिपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, जो डेवलप किया गया था बाय द UK बेस्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन May 2017। ठीक है, और ये रिप्लेस किसे करेगा? IFRS 4 को। क्लियर है? नाउ IRDAI के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन है करंटली देवशीष पांडा। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका हैदराबाद, तेलंगाना में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country hosted the 2024 Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction along with the United Nations Office for Disaster Risk Reduction from 14th to 18th October 2024। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया था इस कॉन्फ्रेंस को? तो इट इज होस्टेड बाय द फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में ही आपकी हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस का थीम था सर्च टू 2030 एनहांसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फाइन। इसे इनॉग्रेट किसने किया था? जो आपके प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के, बोंग मार्कोस, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। और इंडिया का जो डेलीगेशन था जिसने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, इसके आपके लीड थे नित्यानंद राय, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर्स के। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की। तो इसके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल आपके हैं कमल किशोर। देन हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज, who has been appointed as a president elect of a international brain research organization, that is IBRO। तो IBRO के आपके न्यूली प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन आपके अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है डॉक्टर शुभा तोले। क्या नाम है इनका? शुभा तोले। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। शुभा तोले जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट है फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री, एंड करेंटली शी इज सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंटल न्यूरोसाइंस। इनका टेन्योर आपका जो है एज अ प्रेसिडेंट IBRO का आपका स्टार्ट होएगा 1 जनवरी 2026 से, एंड इन्हीं के साथ
आपके सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट भी आपके अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है जॉर्ज रेल्वस, और प्रोफेसर डेविड बेलिन जो है एज अ ट्रेजरर इलेक्ट आपके अपॉइंट किए गए हैं। क्लियर है? यहाँ पे आप इन तीनों की इमेज देख सकते हैं। नाउ IBRO के बारे में बात करेंगे। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है IBRO का, कि ये सपोर्ट करें ग्रोथ ऑफ न्यूरोसाइंस थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड पब्लिक आउटरीच। और ये यहाँ पे 69 न्यूरोसाइंस सोसाइटीज इसमें IBRO में इंक्लूडेड है फ्रॉम दी 57 कंट्रीज। अब IBRO जो है 2 मेजर पब्लिक साइंटिफिक जर्नल्स जो है वो पब्लिश करता है। एक आपका है न्यूरोसाइंस, दूसरा है IBRO न्यूरोसाइंस रिपोर्ट्स को। फाइन। नाउ IBRO के करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है ट्रेसी एल बाले। करंट सेक्रेटरी जनरल आपके हैं ग्वेसिप जी गिवोनी। ट्रेजरर आपके करंटली हैं जीरोसिम सेंस। इसके अलावा रिसेंटली यहाँ पे रीजनल कमेटी मेंबर्स भी आपके इलेक्ट किए गए हैं। इंडिया से डॉक्टर कविता बाबू हैं, देन डॉक्टर जीहू, डॉक्टर याके, डॉक्टर शेंग बोक ली। फाइन। नेक्स्ट इज the Union Cabinet has given approval to set up ₹- crore venture capital fund for space sector under the aegis of InSpace। तो recently Union Cabinet ने जो है अप्रूवल दिया है आपका 1000 करोड़ रुपए का, which is a venture capital fund for space sector। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें 5 साल, ये आपका जो फंड है वो 5 साल के लिए दिया गया है। इसके ब्रेकअप की बात करें तो पहला जो साल होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, इसके लिए आपका जो फंड है वो दिया गया है 150 करोड़ का। देन नेक्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 250 करोड़, एंड सेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 27-28। फिर आपका सिमिलर रहेगा 2028-29 के लिए, और 2029-30 के लिए ये आपका है 100 करोड़ का फंडिंग। मतलब ये ब्रेकअप यहाँ पे किया गया है 5 सालों का। क्लियर है? नाउ जो InSpace है इन्होंने क्या बोला है कि जो ये फंडिंग है ये हम ऐसी जगह खर्च करेंगे जिससे ग्रोथ होगी इंडिया के स्पेस इकोनॉमी की, जो अभी जो है 8.4 बिलियन US$ की है। और इंडिया का टारगेट क्या है कि हमें इसको ग्रो करना है 2033 तक 44 बिलियन US$ तक। ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग nations has signed the Digital Infrastructure Growth Initiative for India framework, that is DIGI framework, to strengthen the digital infrastructure development in India। तो इनमें से कौन से नेशंस हैं जिन्होंने इंडिया के साथ बेसिकली डिजी फ्रेमवर्क साइन किया है? तो इट इज़ डन बाय द USA, जापान, साउथ कोरिया। इन तीनों नेशंस ने ये साइन किया है। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B and C आर करेक्ट। ठीक है, जो फ्रेमवर्क है इसे USA से US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने साइन किया है। देन जापान से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, एंड साउथ कोरिया से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया। इन तीनों के द्वारा ये फ्रेमवर्क साइन किया गया है, और इनके सिग्नेटरीज आपके हैं यून ही संग, स्कॉट नाथन, देन हयाशी नोबुमित्सु, जो गवर्नर है आपके जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के। फाइन। नाउ डीजी फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात कर रही है, ये है क्या? ठीक है, तो ये आपका फ्रेमवर्क है जो सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के, जैसे आपका 5G हो गया, ठीक है, सबमरीन केबल्स हो गए, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, टेलीकॉम टावर्स, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों को ये जो इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमने बात की US से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे साइन किया है इस फ्रेमवर्क को? US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है, एंड इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। वहीं पे जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं तदाशी मेडा, हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में, एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नोटिफिकेशन रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स टर्निंग डैश ईयर्स आर एलिजिबल फॉर अ एडिशनल पेंशन। तो इस डिपार्टमेंट ने, ये जो आपका पेंशनर्स वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट है, इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि जो गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं जिनकी एज 80 है या उससे ऊपर है वो एलिजिबल हैं एडिशनल पेंशन के लिए। अब इसके लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिया गया है? जैसे अगर जो इंडिविजुअल है, जो आपके एक तरह से दादाजी जो आपके होंगे जिनकी एज 80 ईयर्स है या उससे
ऊपर है, मतलब 80 से 85 के बीच में है तो 20% यहाँ पे एडिशनल पेंशन मिलेगी। देन 85 से 90 के बीच में जो है 30%, ऐसे ही 90 से 95 के बीच में 40%, 95 से 100 के बीच में 50%, और 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा अगर है कोई तो उसमें आपका 100% एडिशनल पेंशन यहाँ पे दी जाएगी एज पर दिस नोटिफिकेशन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024, नो मोर हॉट एयर प्लीज, which states that the world has made no progress in limiting temperature rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels in 2023 compared to 2022। अगर यहाँ पे दोनों सालों को कंपेयर करें तो इन्होंने क्या बोला है, 2022 से 2023 का कंपैरिजन में कोई भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है या कोई भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है कि जो टेम्परेचर राइज है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, कोई भी प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं देखी गई है। अब ये रिपोर्ट रिलीज किसने की थी, तो इट वाज रिलीज बाय द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको आपका रिलीज किया गया था। एंड यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है इंगर एडिसन, हेडक्वार्टर है आपका केनिया में, नैरोबी केनिया, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1972। क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, अगर यहाँ पे 2022 से 2023 के कंपैरिजन किया जाए तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है 1.3% से। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू योर 57.1 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो आपका फैक्टर रहा है प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैस 2023 में, ये रहा है पावर सेक्टर, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया गया है इस रिपोर्ट में कि जो आपका एमिशन गैप है फॉर अचीविंग 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट, ये आपका है 16 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एंड 21 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 2030 एंड 2035। मतलब 16 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट आपका 2030 तक और 21 वाला आपका 2035 तक है। वेरएस अगर एमिशन गैप की बात करें यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस की, तो इसका टारगेट क्या है, 24 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 2030 एंड 32 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 2035। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में, बोला गया है कि अगर करंट मतलब जो भी हमारे काम है वो करेंटली ऐसे ही चलते रहे, मतलब गाड़ी ऐसे ही चलती रही और हमने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये आपका नियरली 2.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाएगा एट द एंड ऑफ 2100। ठीक है, मतलब ये जब सेंचुरी आपकी कंप्लीट होएगी, ये 100 ईयर्स जो कंप्लीट होंगे, तब तक आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो 2.6 डिग्री बढ़ जाएगा। आप सभी को पता है गर्मियों में बहुत बुरी हालत हुई थी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर राइज बहुत हो रहा था। अब ऐसे ही अगर हम चलते रहे तो हमारा टेम्परेचर राइज होता ही रहेगा और आगे आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें हमें आएंगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ अ सोलर, फोटोवोल्टाइक एंड विंड एनर्जी कुड हेल्प टू रिड्यूस 27% and 38% to the total global greenhouse gas emission by 2030 and 2035। तो देखो सिंपल सी बात है, जितना आप सोलर वाली चीजें यूज करोगे उतना ज्यादा एमिशन कम होगा और उतना ही फायदा होगा। तो यही चीज यहाँ पे बोली है कि अगर सोलर, फोटोवोल्टाइक और विंड एनर्जी अगर हम यूज करें तो ये हम लगभग 2030 तक रिड्यूस कर पाएंगे 27% और 38% रिड्यूस कर पाएंगे 2035 तक। तो इतना हमारा इफेक्ट इसमें पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करो, बाकी जिससे पोल्यूशन होता है वो कम करते जाओ, तो अपने आप ही यहाँ पे जो है काम बन जाएगा। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी ये हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए, एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट टाइटल्ड हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज गिवन अ नेसेसरी फ्लिप टू आईटीआर फाइलिंग, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट शेयर इन अ डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इन 2024। तो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में जिसका नाम है हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज गिवन अ नेसेसरी फ्लिप टू आईटीआर फाइलिंग्स, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आपका रहा है महाराष्ट्र का। ठीक है, कौन से स्टेट का रहा है, महाराष्ट्र का, फॉलोड बाय कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र का शेयर सबसे ज्यादा है 38.9%, कर्नाटका का है 11.9%, दिल्ली इज 10.4%, तमिलनाडु 6.5%, फॉलोड बाय गुजरात 4.8%, एंड ये पांचों स्टेट मिलके
कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर 70% ऑफ इंडियाज टोटल डायरेक्ट टैक्स। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, इसमें क्या हाईलाइट किया गया है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं नाउ दे आर अकाउंटेड फॉर 56.7% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2024, जो आपका 14 सालों में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला है। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएई हैज कमिटेड नियरली डैश अमाउंट टू एस्टैब्लिश फूड पार्क इन इंडिया टू बॉल्स्टर फूड सिक्योरिटी फॉर यूएई। तो यहाँ पे एक मीटिंग आपकी हुई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर, जो 12th मीटिंग थी इंडिया यूएई हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की। कहाँ पे हुई थी? ये आपकी मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है, इन मंथ ऑफ अक्टूबर। और इस मीटिंग में यहाँ पे बोला गया था कि यूएई जो है $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए फॉर यूएई। क्लियर है? नाउ इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने इस मीटिंग को में जो है अनाउंस किया था कि पहला ओवरसीज कैंपस आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का ये ओपन किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा आपका दुबई यूएई में इन दी अर्ली 2025। नेक्स्ट अनाउंसमेंट क्या थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दे हैव डिसाइडेड टू ओपन एन ऑफिस ऑफ इन्वेस्ट इंडिया इन अ दुबई टू सर्व एज अ डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पोटेंशियल यूएई इन्वेस्टर्स सीकिंग इन द इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है? डेवलप किया जाएगा भारत मार्ट, अ मेजर रिटेल एंड लॉजिस्टिक हब। कहाँ पे? आपका दुबई यूएई में ये डेवलप किया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स दैट इज NCI, इंडिया हैज रैंक डैश अमंग 180 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस रिपोर्ट में इस इंडेक्स में टोटल 180 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था, जिसमें से इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 176। ठीक है, इंडिया की कितनी रैंक है? 176 रैंक है। और टोटल ये जो रैंकिंग होती है टोटल 25 पैरामीटर्स पे बेस होती है, बट इसमें से 4 आपके मेन है पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं? जिसमें इंडिया की परफॉर्मेंस भी हम देख लेते हैं। पहला पैरामीटर है लैंड मैनेजमेंट। इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें है 154 एंड इसका स्कोर इंडिया का इसमें है इस कैटेगरी में 42। ठीक है, सेकेंड है आपका पैरामीटर कैपेसिटी एंड गवर्नेंस विद अ पोजीशन ऑफ 115 एंड अ स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100। देन 133rd पोजीशन इंडिया की रही है फ्यूचर ट्रेंड्स में एंड स्कोर है 35। देन नेक्स्ट आता है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, इसमें इंडिया का स्कोर है 54 विद अ रैंक ऑफ 177th पोजीशन। ये क्लियर है? और जो रैंकिंग है आपकी, ये आपकी फर्स्ट एडिशन है, ये इनॉग्रल एडिशन है ग्लोबल 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स का। फाइन, अब कुछ कंट्रीज जो इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के साथ न्यूज में रहती हैं, उनकी रैंकिंग भी देख लेते हैं। जैसे चाइना हो गया 164th रैंक, भूटान 15th रैंक, बांग्लादेश 173rd, म्यांमार 167th, पाकिस्तान 151, श्रीलंका विद 90th पोजीशन एंड नेपाल विद 60th पोजीशन। वेयरएज यहाँ पे टॉप किसने किया है? लग्जमबर्ग ने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, यूके, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, देन स्विट्जरलैंड, रोमानिया एंड कोस्टा रिका। तो ये आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज रही हैं। और ये इंडेक्स रिलीज करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलप करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज गोल्डमैन सोननफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका इजराइल में लोकेटेड है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को 2022 में। वेयरएज अब यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि इंडिया जो है टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मर रहा है इस इंडेक्स में। इंडिया की रैंक कितनी है यहाँ पे? 176। और लास्ट 180 रैंक किसकी है? किरिबाटी, देन आपका टर्की है, इराक, माइक्रोनेशिया, देन टोगो, बहरीन, बांग्लादेश, देन आपका लेबनान, मार्शल आइलैंड, ये सारे आते हैं वर्स्ट परफॉर्मेंस की लिस्ट में। नाउ नेक्स्ट इज Bibek Dev Roy, chairman of Economic Advisory Council to Prime Minister, recently in November passed away, in which year he was awarded with the Padma Shri for his exceptional work in literature and education. तो रिसेंटली बिबेक देव रॉय जो हैं इनकी डेथ हो गई है, जो आपके चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, और इनको जो है 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी।
इसके अलावा इन्होंने काम किया है एज ए डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट ऑन अ लीगल रिफॉर्म्स फ्रॉम 1993 से 1998 के बीच में। इसके अलावा 1994 से 1995 के बीच में इन्होंने वर्क किया है एज अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था यूएस इंडिया बाय द यूएस इंडिया बिजनेस समिट इन 2016, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन 2022। तो ये अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी और पर्सनालिटीज हु इज or are awarded with the Shokrow Prize for Freedom of Thought 2024 by the European Parliament। तो ये जो आपका अवार्ड है शोक्रो प्राइज, ये यूरोपियन पार्लियामेंट देती है, ठीक है। जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए अच्छा काम करती हैं, फाइन। तो इस बार ये अवार्ड दिया गया है मेरिया कोरिना मैकाडो एंड दूसरे आपके पर्सन है एडमुंडो गॉन्जेल्स, ठीक है। इन दोनों को ये आपका अवार्ड दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ बी एंड सी, मतलब इनको अनाउंस किया गया है और ये अवार्ड इन्हें 18 दिसंबर 2024 को दिया जाएगा। फ्रांस में ये सेरेमनी आपकी होगी। क्लियर है। नाउ अवार्ड की बात करेंगे तो 1988 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। एनुअली अवार्ड दिया जाता है बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स को, ठीक है। अब जो ये अवार्ड है ये किसके नाम पे रखा गया था? सोवियत फिजिसिस्ट जिनका नाम है एंड्री शोक्रो। और 2023 के अवार्डीज आपके कौन से हैं? ईरान की जिना माशा एमिनी एंड वुमेन लाइफ फ्रीडम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ अ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024? सो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है, सबसे पहले तो आप नोट करो कब मनाया जाता है। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम मनाते हैं जिस हफ्ते में 31 अक्टूबर डेट पड़ती है। और इसका मेन मुद्दा क्या है? 31 अक्टूबर को क्या होता है? इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, फाइन। तो 31 अक्टूबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसके उपलक्ष्य में विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम मनाते हैं। और 2024 का विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर को आपका ऑब्जर्व किया गया था, और जिसका थीम था कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। क्लियर हुआ। नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है करंटली? इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया कब किया गया था? 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। क्लियर है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्यों बनता है ये भी समझ आ गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज, which state has launched the mission Basundhara 3.0 to provide land right to indigenous people, digitize land related services and publish maps to benefit the state's resident? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया था मिशन वसुंधरा 3.0 को? तो ये मिशन लॉन्च किया गया था असम द्वारा, ठीक है। असम के जो सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। इससे पहले भी 2 वर्जन आपके लॉन्च किए गए थे। पहला आपका 2021 में लॉन्च हुआ था 1.0 वर्जन, एंड 2.0 वर्जन आपका 2022 में लाया गया था। क्लियर है। नाउ मिशन वसुंधरा 3.0 की बात करें तो इस इनिशिएटिव के अंदर, इस फेज के अंदर जो आपके SC ST आदिवासी कम्युनिटीज हैं, देन टी ट्राइब्स, गोरखास, इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ सन ऑफ सॉइल, एंड दे विल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग फॉर प्रूफिंग 3 जनरेशन एंसेस्टर टू ऑब्टेन लैंड राइट्स, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे जो है लॉन्च की गई थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिजीडॉक, जो आपका डिजिटल डायरेक्टरी है, किस चीज के लिए? नॉन रजिस्ट्रेबल एंड ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिसका मेन एम है कि आपकी जो सर्विसेज हैं उनको अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया जाए, प्रोसेसिंग टाइम कम हो और पब्लिक कन्वीनियंस जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। Now next question है, in October 2024 PM Modi attend the 16th BRICS summit in Kazan, Russia. Which country? Now question is, which country will host the 17th BRICS summit in 2025? तो recently in month of October आपका 16th edition हुआ था BRICS summit का, रशिया ने इसे होस्ट किया था। एंड जो 17th एडिशन होगा वो आपका कहाँ पे होगा? ये आपका ब्राजील में होगा, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में 2025 में होगा। अब क्वेश्चन बन सकता है 15th एडिशन कब हुआ था? तो 2023 में 15th एडिशन हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में, ये आपका हेल्ड हुआ था। नाउ बात करेंगे 16th वाले एडिशन की। तो 16th एडिशन की आपकी जो थीम थी वो क्या थी? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है।
एंड फर्स्ट टाइम मतलब ये पहली आपकी समिट थी 60th एडिशन, जिसमें आपके इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई एज अ मेंबर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फाइन। Now next question है, Employer State Insurance Corporation Medical Benefit Council has approved the convergence of Employer State Insurance Scheme with which of the following scheme to improve healthcare access for ESI beneficiaries। तो इसमें यहाँ पे कौन सी स्कीम है जिसके साथ कन्वर्जेंस किया गया है आपका ESI स्कीम के साथ? तो इट इज योर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो 2018 में लाई गई थी। फाइन। अब ये डिसीजन यहाँ पे कन्वर्जेंस का लिया गया था 86 मेडिकल बेनिफिट काउंसिल द्वारा। ठीक है, काउंसिल मीटिंग में ये लिया गया था, विच इज चेयर्ड बाय द अशोक कुमार सिंह, जो डायरेक्टर जनरल है ESIC के, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली, दिल्ली ESIC का। फाइन। Next is, as per the recent announcement by the Commonwealth Games Federation, how many sports will feature in a 23rd edition of Commonwealth Game 2026, which is set to be held in Glasgow, Scotland। तो आपका जो 23rd एडिशन होगा 2026 में कॉमनवेल्थ का, इसमें कितने स्पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे होंगे आपके, तो परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये है आपके 10। ठीक है, पहले ज़्यादा होते थे बट इस बार यहाँ पे इसको रिड्यूस करके 10 पे ले आए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जो पहले होस्ट आपका था, आप सभी को पता होगा इसका जो होस्ट है वो चेंज हुआ है। पहले ये आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, ठीक है, बट अभी ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। और यहाँ पे जो होस्ट चेंज हुआ है उसकी वजह से इनको कम टाइम मिला है प्रिपरेशन करने का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, एंड दैट इज वाई ओनली 10 स्पोर्ट्स आर देयर। ठीक है, ऐसा यहाँ पे रीजन उन्होंने दिया है। फाइन। अब ये कब होंगे? जो 23rd एडिशन है ये आपका 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 में होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ओके, कौन कौन से यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स जो है इस लिस्ट में दिए गए हैं? तो ये आपके हैं एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, देन स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट, ट्रैक साइकिलिंग एंड पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड पैरा पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स एंड पैरा बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल एंड 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल। तो इन 10 जो स्पोर्ट्स हैं उनको शामिल किया गया है। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की अगर बात की जाए, इसके करंट प्रेसिडेंट आपके हैं डेम लुइस मार्टिन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन यूके में, और इसे 1932 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखो आप, इंडिया के जो आपके मेडल्स आते थे, क्रिकेट में आते थे, बैडमिंटन में आते थे, हॉकी में आते थे, ठीक है, तो इन टाइप के जो आपके स्पोर्ट्स हैं वही हटा दिए गए हैं, तो इंडिया पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और आगे यहाँ पे मतलब मेडल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ हुआ था, उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं वो आपके शामिल किए गए थे, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने दी है। जैसे 3x3 बास्केटबॉल, ये तो आपका इस बार भी है, ठीक है। देन स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, ये भी शामिल किया गया है इस बार। देन आपका बैडमिंटन देखो था, क्रिकेट था, ठीक है, इसके अलावा रग्बी, सेवन्स, स्क्वाश, ये सब, हॉकी, ये सब यहाँ पे शामिल किए गए थे। इस बार काफ़ी यहाँ पे जो आपके स्पोर्ट्स हैं वो हटा दिए गए हैं। फाइन। Now next question है, the Central Drug Standard Control Organization under the Ministry of Health and Family Welfare hosted the 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities, that is ICDRA, in collaboration with which international organization? तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके 19th एडिशन इंडिया ने होस्ट किया था? तो इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके कोलैबोरेशन में 19th एडिशन आपका हुआ था, जो 14 से 18 अक्टूबर 2024 को आपका ये कॉन्फ्रेंस जो है हुआ था दिल्ली में। ठीक है, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ही हुआ था, जिसका थीम आपका था स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी अश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल। एंड जो ये कॉन्फ्रेंस था, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा। नाउ अब क्वेश्चन बन सकता है आपका 18th एडिशन पे। 18th एडिशन कहाँ हुआ था? ये आपका ड्यूब्लिन आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड ने इसे होस्ट किया था 3 से 7 सितंबर 2018। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे अब CDSCO की, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। एंड करंटली इसके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी। क्या नाम है इनका? राजीव सिंह रघुवंशी। Now next question है, the Asian Development Bank has approved a substantial loan of
$434.25 million to boost the renewable energy sector in which Indian state? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूवल दिया है $434.25 million का लोन टू दी स्टेट, इंडियन स्टेट ऑफ असम। ठीक है, असम को यहाँ पे ये अप्रूवल दिया गया है किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को इन दी असम। क्लियर है? अब इस फंडिंग से स्टैब्लिश किया जाएगा आपका 500 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट इन दी करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। एंड इससे जो स्टेट का टारगेट है, स्टेट का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है वो भी, उसे बढ़ाने में भी हेल्प मिलेगी, उसे अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी, विच इज 3000 मेगावाट बाय 2030। तो ये असम का आपका टारगेट है। फाइन। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन आर्मी टू स्टैब्लिश सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड एट चुशूल इन लेह लद्दाख। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ पार्टनरशिप की है? किसके लिए? स्टैब्लिश करने के लिए सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसने डेवलप किया है सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, और ये ऑपरेट करेगा आपका इंडिपेंडेंटली और सप्लाई करेगा 2000 किलोवाट ऑफ पावर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब जो ये आपका ग्रिड है, सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, ये डिजाइन किया गया है कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम आपकी जो विंटर होती है, ठीक है, आपको पता है लेह लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये उस कंडीशंस में भी आराम से चलता रहे, -30 डिग्री पे भी आराम से चले। ठीक है, नाउ NTPC जो है ये 25 साल तक इसका मेंटेनेंस यहाँ पे करेगा। फाइन। नाउ NTPC की बात करें तो NTPC के CMD जो है करेंटली गुरदीप सिंह है, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च द दीपम 2.0 स्कीम as a Diwali gift for women's. The initiative provide how many free LPG cylinders per year to an eligible women. तो यहाँ पे दीपम स्कीम लॉन्च की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने विमेंस के लिए, ताकि साल में 3 जो सिलेंडर है LPG सिलेंडर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट विमेंस को प्रोवाइड की जाए। क्लियर है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज 3 सिलेंडर्स आर अवेलेबल। ठीक है, 3 सिलेंडर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज। नाउ अब जो फर्स्ट सिलेंडर है इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है बिफोर 31 मार्च 2025, सेकेंड सिलेंडर के लिए 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2025, देन थर्ड सिलेंडर जो है वो बुक किया जा सकता है 1 अगस्त टू 30 नवंबर 2025। तो 4 मंथ्स में यहाँ पे 3 सिलेंडर जो है 4 मंथ में 1 सिलेंडर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? नाउ इसके लिए आपका एलोकेशन कितना है? एनुअली यहाँ पे 2684 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे इस स्कीम के लिए, एंड यहाँ पे नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए प्लान जो है वो है 13,423 करोड़ खर्च करने का फॉर दिस दीपम स्कीम 2.0। फाइन। Now next question है, which country's government bonds will be included in a FTSE Russell Emerging Market Government Bond Index from September 2025? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जो है इंक्लूड किए जाएंगे, इंक्लूड आपके किए जाएंगे FTSE Russell Emerging Market Government Bonds Index में? तो ये आपके हो जाएगी इंडिया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, इंडिया के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको यहाँ पे इंडक्ट किया जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, आप ऐसा समझो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उनको रेटिंग इंडियन कंपनी ने दी होगी अभी तक। ठीक है, या तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये एक पर्सन है, इसको कोई प्रोडक्ट लेना था। ठीक है, इसने चेक किया, बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट थे, जैसे इसको स्पीकर लेना है। ठीक है, इसको स्पीकर लेना था, इसने बहुत सारी कंपनीज का देखा, जिसकी रेटिंग अच्छी थी उसका स्पीकर ले लिया। ऐसे ही अगर हमारे जो बॉन्ड्स होंगे उसकी रेटिंग अच्छी होगी तो हमें जो है आपका जो है पैसा उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेटिंग प्रोवाइड करेंगी, है ना, हमारे बॉन्ड्स को। वेयरएज अगर इंटरनेशनल मार्केट से अगर हमें पैसा उठाना है तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी बॉन्ड्स को रेटिंग देगी और अच्छी रेटिंग होगी तभी जाके हम पैसा उठा पाएंगे, राइट। तो आप ऐसे समझो कि FTSE रसल इमर्जिंग मार्केट जो है ये इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं उनको रेटिंग प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो है इजीली हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो और फंडिंग इजीली हम ले पाए। फाइन। अब इस
इंडेक्स में इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स कब तक इंक्लूड हो जाएंगे? सितंबर 2025 तक। और ये तीसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें, तीसरा ऐसा इंडेक्स है बेसिकली जिसमें इंडिया जो है ज्वाइन करेगा। इससे पहले जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट, इसमें इंडिया जो है ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है। दूसरा आपका है ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी, ये आपका स्टार्ट होएगा 31 जनवरी 2025 से। तो ये दोनों में ऑलरेडी इंडिया ज्वाइन कर चुका है। अब तीसरी आपकी थर्ड इंडेक्स है FTSE रसल इमर्जिंग मार्केट। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, एज पर दिस इंडेक्स इंडियन बॉन्ड जो है दे विल कंस्टिट्यूट 9.35% ऑफ इंडेक्स ऑन अ मार्केट वैल्यू वेटेड बेसिस, एंड इसी के साथ ये सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट बन जाता है आफ्टर दी चाइना। चाइना पहले नंबर पे है और इंडिया सेकंड नंबर पे आ जाता है विद 9.35%। क्लियर है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आपकी FTSE की, विच इज फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज रसल। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। नाउ इसके करंट CEO कौन है? फियोना बैसेट। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लंदन UK में, और इसे 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है, इन October 2024 द यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज launched a pandemic fund project to strengthen animal health security in India for pandemic preparedness and response. The project will be implemented in collaboration with which of the following organization? तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है, पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके? तो इट इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड WBG, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जो प्रोजेक्ट की बात हो रही है ये क्या है? पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, ये आपका इनिशिएटिव है $25 मिलियन का, जो फंड किया जाएगा G20 पैंडेमिक फंड से। इसका मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे आपका जूनोटिक डिजीजेज होती है, ये क्या होती है कि ऐसी डिजीजेज जो आपके एनिमल से ह्यूमन को फैलती हैं, इनका जो रिस्क होता है, ठीक है, इनके फैलने का जो रिस्क होता है उसको हम कम करें, ठीक है, उसे हम रिड्यूस करें, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है इट इज टू एनहांस द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनिमल हेल्थ थ्रेट्स। क्लियर है। नाउ इसी के साथ एक और पॉइंट, जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रांट एक्टिविटीज जो है इस प्रोजेक्ट की, इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय द अगस्त 2026। ओके। इसके अलावा यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने 21st लाइफ स्टॉक सेंसस जो है उसको भी लॉन्च किया था। अब ये आपका स्टार्ट हो गया और कंडक्ट किया जाएगा टिल दी February 2025, और इसका टोटल कॉस्ट बताया जा रहा है, बजट बताया जा रहा है आपका 200 करोड़ का। फाइन। अब जो ये सेंसस है ये हमें एक अपडेटेड डेटा प्रोवाइड करेगा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन पे, जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को टू एड्रेस की इश्यूज जैसे डिजीजेस कंट्रोल, ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड। और यहाँ पे जो सेंसस है इसमें आपका 15 स्पीशीज जो है लाइफ स्टॉक की, जैसे कैटल, बफेलो, मिथुन, याक, शीप, गोट, पिग, कैमल, इनका कलेक्टिव डेटा हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डेटा एक तरह से कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और एक पूरा आपका कलेक्टेड डेटा यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस सर्वे। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सेंसस। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेंसस विल यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे यूज की जाएगी थ्रू द वेब बेस्ड डैशबोर्ड, विच मार्क्स द मेजर स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ डेटा कलेक्शन मैथोलॉजी। आप सभी को पता है पहले रिटर्न वर्क यहाँ पे ज्यादा होता था, बट अब हम बढ़ रहे हैं डिजिटल चीजों की तरफ से, तो हर चीज अब आपको धीरे धीरे करके डिजिटल वे में मिल रही है। जो भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा वो आपका जो है डेटा रिपोजिटरीज के फॉर्म में आपका ऑनलाइन ही डैशबोर्ड की मदद से आप देख पाओगे इसको। ठीक है। Now next question है, which among the following award is to be replaced by Arjuna Award with effect from 2024? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ध्यानचंद लाइफटाइम अवार्ड, जिसे 2002 में जिसकी शुरुआत की गई थी, और ये अवार्ड दिया जाता है इंडिविजुअल्स को फॉर एक्सेलिंग डिसिप्लिन्स दैट आर ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में जो अच्छा परफॉर्म करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता था। ठीक है। अब इस अवार्ड में एक तो स्टैच्यू होता था ध्यानचंद जी का, सर्टिफिकेट होता था और सेरेमोनियल ड्रेस होती थी, और 10 लाख का कैश प्राइज इसमें दिया जाता था। अब एक और चीज कि 2023 में ये अवार्ड किनको दिया गया है, तो फॉर्मर शटलर मंजूषा कन्वर,
एक्स हॉकी एक्सपोनेंट विनीत कुमार और कबड्डी प्लेयर कविता सेल्वराज, इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया था। नाउ एक और अनाउंसमेंट जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने की है, एक तो किया है कि अर्जुना अवार्ड आप रिप्लेस करेगा किसे, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट, ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड को। एंड आपका नेक्स्ट अनाउंसमेंट की गई थी कि जो आपकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे उनमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी आपको दी जाएगी, मतलब यूनिवर्सिटी को दी जाएगी फॉर इट्स ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस इन दी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज name the fintech startup that has recently in November completed its merger with the Northeast Small Finance Bank। तो इनमें से कौन सा फिनटेक है आपका? इट इज योर बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक जिसका नाम है स्लाइस, जिनका मर्जर हुआ है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। नाउ दोनों की ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। नाउ दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं सतीश कुमार कालरा। इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी गुवाहाटी असम। ओके, नेक्स्ट आपका स्लाइस है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है एंड करंट सीईओ इसके हैं राजन बजाज और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज पीएम नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद स्पेनिश पीएम पेड्रो सैंचेज jointly inaugurated the Tata Aircraft Complex for manufacturing C295 aircraft at Tata Advanced System Limited campus in Dash। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था आपका? वडोदरा गुजरात में। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे बेसिकली टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है आपका वडोदरा गुजरात में, ये आपका जब तैयार हो जाएगा तो इट विल बी द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे टोटल 56 एयरक्राफ्ट बनने जो मतलब C295 प्रोग्राम के तहत 56 एयरक्राफ्ट यहाँ पे तैयार होने हैं, जिसमें से 16 एयरबस करेगी स्पेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, एंड 40 आपके जो हैं रिमेनिंग 40 जो हैं ये इंडिया में तैयार किए जाएंगे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं टाटा एडवांस सिस्टम की। इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं, इनका नाम है सुकर्णा सिंह। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2007। अब पीएम मोदी जी का विजिट था गुजरात में, तो उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन रखा था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का, जैसे जिसमें आपके रोड प्रोजेक्ट्स थे जिसकी कॉस्ट थी ₹2800 करोड़ की। फाइन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट था कि पीएम मोदी, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी जी ने डेडिकेट किया है भुज नलिया रेल गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट, जिसको डेवलप किया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1100 करोड़। दैट ओके। नेक्स्ट आता है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था एंड फाउंडेशन स्टोन रखे थे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के, वर्थ ओवर ₹700 करोड़ ऑफ अ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट फ्रॉम अमरेली डिस्ट्रिक्ट। एंड द लास्ट इज पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था आपका पसावी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन वाटर सप्लाई स्कीम फेज 2 का इन भावनगर गुजरात। ओके, नेक्स्ट है which company has been recently in October barred by the SEBI from participating in securities market due to alleged fund diversion and misrepresentation of a company's financial record। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको सेबी ने बार्ड किया है, इसको और इसके जो आपके प्रमोटर्स हैं उनको? तो इट इज योर वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, कौन सी आपकी कंपनी है? वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, और इसके आपके जो प्रमोटर्स हैं जैसे पांडव नैग एंड प्रभाकर नैग, इनको भी यहाँ पे बार्ड किया है सेबी ने। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है which among the following country is elected as a country of focus for the 55th International Film Festival of India to be held in Panaji, Goa। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसे कंट्री ऑफ फोकस आपका इलेक्ट किया गया है 55th एडिशन के लिए? तो इट इज ऑस्ट्रेलिया। अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑस्ट्रेलियन सिनेमा का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टू दी ग्लोबल वर्ल्ड उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसी के दौरान, इस इवेंट के दौरान 7 ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स जो हैं उनको प्रेजेंट किया जाएगा इस इवेंट में, जो 20 नवंबर को स्टार्ट होगा, 28 नवंबर तक ही आपका चलेगा। ठीक है, अब इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो IFFI जो है इसकी शुरुआत 1952 को की गई थी, और एनुअली ये इवेंट आपका गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है, द फाइनेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। ओके, नेक्स्ट इज which among the following company is selected as a new member of
इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन इन अक्टूबर 2024। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो नई मेंबर बनी है इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की? तो इस कंपनी का नाम है आपका हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या नाम है इसका? हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट आपके हैं जुआन एग्यानसियो डैस, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। और आपके रीजनल डायरेक्टर कौन है एशिया के? इनका नाम है रिचार्ड सू। ठीक है, रिचार्ड एक्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यू गाइडलाइंस ऑन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ अ गवर्नमेंट पेंशनर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस। तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस रिलीज की हैं मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड्स फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट पेंशनर्स। इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या बोल रहा है? एज पर द न्यू गाइडलाइन द नेम ऑफ अ डॉटर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स फैमिली पेंशन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइन daughters who are unmarried, widowed or divorced or over the age of 25 years may also receive a family pension only if their siblings are either above the age of 25 or financially independent. Next point है female government employees or pensioners involved in ongoing divorce proceedings may request family pensions benefits for their children in the event of their death. Next है when eligible children reach adulthood but still qualify for the pension, then pension will be directly transferred to them. और in case अगर सारे ही एलिजिबल होते हैं, इन दैट केस जो विडोअर है उसके अकाउंट में पेंशन आएगी जब तक वो उसकी डेथ ना हो जाए या वो रीमैरिज ना कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल आर करेक्ट। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, सारे ही करेक्ट हैं आपके। इसके अलावा एक और चीज नोट करनी है आपको। According to Central Civil Service Rule 2021, जो फैमिली है, this family terms includes unmarried, married, widowed daughters, which further includes the stepdaughter and adopted daughters. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नवंबर 2024 कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड एन इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ रुपीज डैश फॉर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू सपोर्ट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो यहाँ पे जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने अप्रूवल दिया है 10,700 करोड़ का। ठीक है, रुपीज 10,700 करोड़ का अमाउंट जो है उसके लिए अप्रूवल दिया गया है। बेसिकली इसे ऐसे समझो कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से टेम्परेरी लोन एफसीआई को प्रोवाइड कर रही है फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल मिसमैच जो आपकी गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और पेमेंट्स में शो हो रहा है। ठीक है, अब एफसीआई जो है इस टेम्परेरी लोन को पे करेगी टिल द 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, 2025 तक इन्हें ये रीपेमेंट करना होगा 10,700 करोड़ का। फाइन, नाउ एफसीआई की बात करें तो एफसीआई के करंट सीएमडी हैं अशोक केके मीना। हेडक्वार्टर लोकेटेड है उसका आपका न्यू दिल्ली में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट टाइटल्ड एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 कैटलाइजिंग फाइनेंस एंड पॉलिसी सॉल्यूशंस, India will face 24.7% of GDP loss by dash year due to climate change. तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, जिसमें बताया गया है कि 2070 तक इंडिया की जो जीडीपी लॉस है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये आपका 24.7% रहेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2070। एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन में ये जीडीपी लॉस देखा जाएगा 16.9% का बाय 2070 एंड 41% देखा जाएगा बाय दी 2100। ओके, अदर कंट्रीज की अगर बात करें जैसे बांग्लादेश, तो इसमें 30.5% का जीडीपी लॉस देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय वियतनाम 30.2%, इंडोनेशिया 26.8%, इंडिया का तो आपको पता ही है 24.7% एंड पाकिस्तान का 21.1%, फॉलोड बाय फिलीपींस 18.1%। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई थी अबाउट द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, GHG जिसे हम बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, साउथ रीजन में, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन जो हमारा है, एशिया पैसिफिक रीजन में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका है चाइना का, विच इज़ नियरली 66%। वहीं पे साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो 19.3% ये इमिशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। साउथ ईस्ट में आपका, साउथ ईस्ट एशिया में 15.4% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द ग्रीन हाउस गैस। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट वाज रिसेंटली सिलेक्टेड एज अ कोलिन्स वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ऑफ अ कोलिन्स डिक्शनरी, जिसे पब्लिश किया जाता है बाय द हार्पर कोलिन्स इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो एक तो कोलिन्स डिक्शनरी आपका वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज करती है, और एक और है आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज करती है। तो कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का दिया है ब्रैट। किसे दिया है? ब्रैट को। ब्रैट वैसे तो बिगड़ैल जिसे हम बोलते हैं, या ऐसा बच्चा जो मिसबिहेव करता है, आपने सुना ही होगा लेजी ब्रैट, है ना, बोलते हैं ऐसा। तो इस बार 2024 में बेसिकली एक इसकी न्यू डेफिनेशन दी गई है। ब्रैट सिंबलाइज करता है कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बोली कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी वर्ड ऑफ द ईयर देती है, तो 2024 का इन्होंने वर्ड क्या दिया है आपका, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वालों ने, इन्होंने मैनिफेस्ट जो होता है आपका, ठीक है, मैनिफेस्ट को बनाया है 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर। कोलिन्स वालों ने ब्रैट दिया है, कैम्ब्रिज वालों ने मैनिफेस्ट दिया है। इसके अलावा अगर प्रीवियस आपको जो है वर्ड ऑफ द ईयर पूछ ले जाएं कोलिन्स के, तो ये आपके हैं 2023 का एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2022 में था पर्मा क्राइसिस, और 2021 में था नॉन फंगेबल टोकन, दैट इज एनएफटी। क्लियर है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रैट जो है कोलिन वर्ड ऑफ द ईयर आपका बना है 2024 का। इसको रीडिफाइन किया गया है एज अ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड। पहले एक तरह से इसका जो मीनिंग था वो नेगेटिव हम लेते थे, बट नाउ यहाँ पे जो रीडिफाइन इसे किया गया है, ये एक आपको पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव मीनिंग इसका दे रहा है, विच इज इंस्पायर्ड बाय दी चार्ली XCX एल्बम। इसी की वजह से ये काफी पॉपुलर यहाँ पे हुआ है, एंड इट इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वर्ड ऑफ द 2024। क्लियर है। Next is India's first Mars and Moon analog mission has been launched in Dash to simulate life in an interplanetary habitat by the ISRO, that is Indian Space Research Organization। तो कहाँ पे ये आपका मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च इन दी लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में इसको जो है लॉन्च किया गया था, एंड जो ये मिशन है ये आपका कोलैबोरेशन है इसरो का, AAK स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इन सब का ये आपका कोलैबोरेटिव मिशन था, जिस मिशन में कॉम्पैक्ट इनफ्लेटेबल हैबिटेट जो है, जिसका नाम HAB1 रखा गया है, इसको वहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर फैसिलिटीज आपकी प्रोवाइड की गई हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स फार्म, किचन, सैनिटेशन सिस्टम, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो भी एसेंशियल चीजें होती हैं। फाइन। अब ये आपका यहाँ पे बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो के आपके करंट चेयरमैन कौन है? इनका नाम है S सोमनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके। Next is, which bank becomes the first Indian bank to offer a real-time tracking for cross-border payments through SWIFT Global Payment Innovation, that is SWIFT GPI के थ्रू? इनमें से कौन सा आपका बैंक है, कौन सा पहला इंडियन बैंक बना है जो ऑफर कर रहा है रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? तो इट इज योर IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा बैंक है? IDFC फर्स्ट बैंक। और IDFC फर्स्ट बैंक आपकी जो बेल्जियम बेस्ड स्विफ्ट है, जिसका नाम है ला हेल्प, उसके मदद से, उसके कोलैबोरेशन से ये आपको प्रोवाइड करेगा इस फैसिलिटी को, जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी आपकी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की। ओके। अब यहाँ पे जो बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को अंडर इट्स पे अब्रॉड फीचर। ओके। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। करंटली IDFC फर्स्ट बैंक के आपके एमडी CEO कौन है? इनका नाम है V वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2015। नेक्स्ट इज India's AI, an initiative under the Ministry of Electronics and Information Technology in partnership with Dash, has launched a Shrijan Center for Generative AI at IIT जोधपुर राजस्थान। तो इंडिया AI इनिशिएटिव ने इन पार्टनरशिप विद मेटा लॉन्च किया है श्रीजन को। श्रीजन मतलब क्रिएशन होता है, ठीक है। तो श्रीजन सेंटर फॉर जनरेटिव AI
ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे? IIT जोधपुर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इंडिया AI जो है इसके साथ एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है। यहाँ पे एक और कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया AI मेटा एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। किसके लिए? युवा आई इनिशिएटिव के लिए। अब ये इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली इस इनिशिएटिव के तहत जो आपके यंग इंडियंस हैं, यंग बच्चे हैं जिनकी एज 18 से 30 तक के बीच में है, इनको जो है अपस्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन AI। ओके, नेक्स्ट इज नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च्ड द Linosat, world's first wooden satellite into the space from NASA's Kennedy Space Center in Florida, USA। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने आपकी लिग्नोसेट जो फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है उसको स्पेस में भेजा है? तो ये कंट्री है आपकी जापान। जापान का बनाया हुआ ये सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट है इसका मेन काम क्या रहेगा? ये ऑर्बिट करेगा अर्थ को 6 मंथ तक। जो आपका एक 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सैटेलाइट है, डिजाइन किया गया है बाय द रिसर्चर्स ऑफ क्योटो यूनिवर्सिटी एंड होम बिल्डर्स सुमितोमो फॉरेस्ट्री इन जापान। अब ये जो आपकी सैटेलाइट है वुडन सैटेलाइट, इसे होनोकी से बनाया गया है। ओके, विच इज अ काइंड ऑफ मैग्नोलिया ट्री जो ट्रेडिशनली यूज होता है। आपका जो स्वॉर्ड शेल्स होती है ना, उनको बनाने के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली इन नवंबर सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया in the 16th edition of QS World University Ranking Asia 2025। अभी रिसेंटली QS World University Ranking Asia आपकी रिलीज की गई है 2025 की लिस्ट, जिसमें अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूशन की तो उसमें टॉप किसने किया है? IIT दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया है, विच इज फॉलोड बाय IIT बॉम्बे। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो जो टॉप 100 में इंडियन यूनिवर्सिटीज शामिल हुई हैं। तो पहले नंबर आपका है IIT दिल्ली का जिसकी ओवरऑल रैंक 44th है, फॉलोड बाय IIT बॉम्बे 48th रैंक, IIT मद्रास 56th रैंक, IIT खड़गपुर 60th रैंक, देन IISc बेंगलुरु 62 रैंक, IIT कानपुर 67 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपका 81 पे था। तो टोटल 7 यूनिवर्सिटी आपकी टॉप 100 में जो है शामिल हुई थी। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें, ओवरऑल जो आपकी लिस्ट थी उसमें टॉप किसने किया है? आपका पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना का, जिसकी ओवरऑल स्कोर आपका 100 है, फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग सेकेंड नंबर पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड पे, देन न्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अगेन फ्रॉम सिंगापुर, इसकी 4th रैंक थी, और फुडान यूनिवर्सिटी फ्रॉम शंघाई चाइना, ये आपका 5th नंबर पे था। तो टॉप 5 इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में आपके ये हैं। ओके, इसके अलावा और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो देख लेते हैं। जैसे इस लिस्ट में 984 इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया था फ्रॉम द 25 कंट्रीज। 11 पैरामीटर्स पे बेस्ड ये रैंकिंग आपकी होती है, जिसमें इंटरनेशनल फैकल्टी, स्टाफ विद PhD, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इनबाउंड एक्सचेंज, इस टाइप के पैरामीटर्स आपके होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री जो रहा है वो आपका रहा है इंडिया, जिसने 162 रैंक्ड इंस्टीट्यूशन यहाँ पे, मतलब इस लिस्ट में 162 रैंक्ड इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इसके थे। ठीक है, जिसमें से 22 आपके नए एडिशंस देखने को मिले थे, फॉलोड बाय चाइना जिसके 135 यूनिवर्सिटी थे, एंड जापान के 115 आपके इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी यहाँ पे शामिल थी। ओके, नेक्स्ट इज टोटल यहाँ पे 143 न्यू रैंक इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया था इस लिस्ट में, जिसमें जो हम नए इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं उसमें बात करें तो न्यू एंट्रेंट में टॉप किसने किया है? इस कैटेगरी में टॉप किया गया था एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग द्वारा, जिसकी आपकी ओवरऑल जो रैंक थी वो 212th रैंकिंग थी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट्स की। तो ओवरऑल जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उसमें से 59 जो हैं इन्होंने इम्प्रूवमेंट यहाँ पे शो किया है, मतलब इनकी रैंकिंग आपकी सुधरी है, इम्प्रूव हुई है। 51 ऐसी थी जिनका रैंकिंग कम हुआ है एंड 31 स्टेबल थी। ठीक है, मतलब जिनकी कोई रैंकिंग में फर्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा मोस्ट इम्प्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है इस लिस्ट में टॉप किया है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, मतलब सबसे ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट देखा गया है जिसकी रैंकिंग में वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, दैट इज UPES। ओके, नेक्स्ट सदर्न एशियन कैटेगरी में IIT दिल्ली ने जो है टॉप रैंक हासिल किया है
अमंग दी 308 यूनिवर्सिटीज एंड IIT कानपुर आपका 6 रैंक पे था। ओके, नाउ QS की बात करें तो इसके करंट CEO है जेसिका टर्नर, लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1990। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च 2 डोमेस्टिक फास्ट पेट्रोल वेसल नेम्ड अदम्या एंड अक्षर बिल्ड बाय डैश। तो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 आपके फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किए थे, ठीक है, अदम्या और अक्षर, ये लॉन्च किए गए थे, जिसको बनाया गया है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। बेसिकली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड ICG जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इनके बीच में आपका कोलैबोरेशन हुआ था, डील साइन हुई थी 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाने की, ठीक है, जिसके तहत ये आपके डोमेस्टिक फास्ट पेट्रोल वेसल जो है वो बनाए गए हैं और इसे अभी लॉन्च किया गया है। फाइन, अब इन फास्ट पेट्रोल वेसल्स की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी है 52 मीटर्स की, इट्स ब्रेथ इज 8 मीटर, मैक्सिमम स्पीड जो है अटेन कर सकता है 27 नॉट्स की, डिस्प्लेसमेंट इसका है 320 टन्स का। नाउ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट CMD है ब्रिजेश कुमार उपाध्याय, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका वास्को डी गामा गोवा एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1957। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द FAO, Food and Agriculture Organization for the establishment of a global food and agriculture museum and network। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ MOU साइन हुआ है FAO का for the establishment of a global food and agriculture museum and network? It is your ICCRO है, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आपका MOU साइन किया है FAO के साथ और ये इसी के साथ जो है पहली ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसने ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर म्यूजियम एंड नेटवर्क के लिए कोलैबोरेशन किया है FAO के साथ। फाइन, नाउ अब जो म्यूजियम है ये आपका 2025 में इनॉग्रेट किया जाएगा जब FAO की 80th एनिवर्सरी आपकी होगी। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए FAO की, तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके क्यू डोंगयू हैं, हेडक्वार्टर है रोम इटली और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। वेयर एज ICCROM जो है इसके करंटली डायरेक्टर जनरल आपके हैं अरुणा फ्रांसिस्का मारिया गुजराल और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में आपका लोकेटेड है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, National Center for Disease Informatics and Research latest study for cancer cases, deaths and the impact on quality of life in BRICS countries जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो स्टडी है इसमें रिपोर्ट किया गया था दैट इज 12.8% इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा इन द इंसिडेंस ऑफ कैंसर केसेस इन इंडिया इन 2025 कंपेयर टू 2020। नेक्स्ट है, एज पर द स्टडी ब्रिक्स कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 33.6% ऑफ अ न्यू ब्रेस्ट केसेस across the world and 36.9% of the global breast cancer death. Next is, the study revealed that breast cancer is dominated among women in all BRICS countries except China. Next point है, the study also highlighted that the cervical cancer is ranked the second most common type of cancer among the women in India and South Africa. Next point है, all are correct. तो आंसर here is option number E, सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, ABCD सारे करेक्ट हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, एज पर द स्टडी बाय ICMR NCDIR कैंसर केसेस एंड जो डेथ्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू सर्च बिटवीन 2022 एंड 2045 इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ऐसा इस स्टडी में मेंशन किया गया था। नाउ इसके अलावा क्या बोला गया है, एज पर द स्टडी प्रोस्टेट, लंग एंड योर कलोरेक्टम कैंसर आर सम ऑफ द कॉमन कैंसर्स जो आपके मेंस में होते हैं। ठीक है, मेंस इन ऑल ब्रिक्स कंट्री। नेक्स्ट आपके पॉइंट है, साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट कैंसर डेथ रेट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन अमंग दी ब्रिक्स नेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, रशिया ने विटनेस किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स अमंग मेन, वाइल साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स आपकी वुमेन्स की हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्टडी फाउंड लंग कैंसर इज अ टॉप कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, वाइल जो ब्रेस्ट कैंसर है आपका ये मेन रीजन है हाईएस्ट नंबर ऑफ
कैंसर रिलेटेड डेथ्स इन दी इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर से जो है काफ़ी डेथ्स हो रही हैं, ये यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई थी। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च का, तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर प्रशांत माथुर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 2011 में स्टैब्लिश किया गया था। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बिकम द फर्स्ट फर्म एट द गिफ्ट at the GIFT GIFT International Financial Service Center to obtain a BATF bookkeeping, accounting, taxation and financial crime compliance license। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको BATF लाइसेंस दिया गया है? इट इज़ योर, ये फर्स्ट कंपनी बनी है, इसको लाइसेंस मिला है, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इट इज़ इनकॉर्प ग्लोबल। फाइन, कौन सी कंपनी है? इनकॉर्प ग्लोबल। जो लाइसेंस है, इस लाइसेंस के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी मिलती है कि ये ऑफर कर सकते हैं BATF सर्विसेज टू द बिजनेस बियॉन्ड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, दैट इज BFSI सेक्टर्स। फाइन, नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो करंट चेयरमैन इसके हैं आपके लेनार्ड योंग, CEO इंडिया मनीष मोदी, देन हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, next question है, name the company that has made a AI-led collaboration for enhancing India's health, sustainability and agriculture sector। तो recently Google ने जो है यहाँ पे AI-led collaboration किए हैं जो लोकल स्टार्टअप्स हैं बेसिकली एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ ये आपका कोलैबोरेशन किया गया है। किस सेक्टर में? हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्लियर है। और ये इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द राउंड टेबल इवेंट जो आपका बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था, कोइंसाइडिंग विद द 5th एनिवर्सरी ऑफ गूगल्स रिसर्च लैब इन दिस सिटी। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल ने जो है कोलैबोरेशन किया है लोकल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए AI ड्रिवन सॉल्यूशंस डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग में, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। अब देखते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट हेल्थ, बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, ये इसका मेन फोकस है इन दी डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्या है? कंडक्ट करना AI असिस्टेड स्क्रीनिंग टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस इन डायबिटिक पेशेंट। नेक्स्ट है ऑरो लैब जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसका मेन फोकस है AI ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट करना डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग इन रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट कम्युनिटीज। नेक्स्ट आती है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन परसेप्ट्रा थाईलैंड, जिसका मेन फोकस है अगेन डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग में और ऑब्जेक्टिव है कोलैबोरेट करना AI असिस्टेड स्क्रीनिंग अलोंगसाइड दी इंडियन पार्टनर्स। नेक्स्ट है साहस जीरो वेस्ट जो बेंगलुरु में लोकेटेड है। इसका मेन एम है, इसका मेन फोकस क्या है? अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पे और ऑब्जेक्टिव है इम्प्लीमेंट करना सर्कुलर नेट मॉडल फॉर सॉर्टिंग प्लास्टिक वेस्ट एंड इम्प्रूविंग रिसाइकलिंग रेट्स। नाउ इसके अलावा गूगल ने क्या बोला है? गूगल इज ऑल्सो ओपनिंग अ एग्रीकल्चरल लैंडस्केप अंडरस्टैंडिंग ALU रिसर्च API टू द डेवलपर्स and API leverages satellite imagery and machine learning to provide farm level insight जैसे boundaries, water bodies and vegetation. Okay. Our next question है, which regulatory authority has released a guidelines for preventing and regulation of a greenwashing or misleading environmental claims 2024? तो इनमें से कौन सी रेगुलेटरी है, कौन सी अथॉरिटी है बेसिकली जिन्होंने इस गाइडलाइंस को रिलीज किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इट इज ऑप्शन नंबर C। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है? जैसे आप इसे ऐसा समझो कि पतंजलि की कोरोनल किट आई थी, राइट, जिसमें दावा किया गया था कि ये कोरोना को हटाती है, बट जब इस पे रिसर्च हुई, पता चला, इसके बारे में देखा गया तो दावा आपका गलत पाया गया था। तो एक तरह से यहाँ पे मिसलीड किया गया था सबको। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसा करती हैं कि जो है फंडिंग ले लेती हैं कि भाई हम अच्छे प्रोडक्ट्स में या इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, बाद में फंडिंग कहीं और लग जाती है और जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं कि इको फ्रेंडली है वो इको फ्रेंडली भी नहीं निकलता है ना। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं। अगर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम होगा तो ठीक है, वरना यहाँ पे एक्शंस लिए जाएंगे। तो गाइडलाइंस का मेन एम क्या है लॉन्च करने का? कि ये प्रिवेंट करेगा और रेगुलेट करेगा ग्रीन वॉशिंग और मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स को। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग क्या हुआ?
बेसिकली मार्केटिंग प्रैक्टिस जहां पे कंपनी दिखाती है, फॉल्सली क्लेम करती है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स का, बट एक्चुअल में वो चीज नहीं होती है। ठीक है। Now next question है, according to the official data from the Maxwell, a global intellectual property management firm, India has been ranked dash with a 18860 related patents. तो इनमें से कौन सी पोजीशन पे इंडिया लाई करता है विद अ 18860 रिलेटेड पेटेंट्स? तो इट इज 6th पोजीशन। ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया जो है 6 नंबर पे है इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, इनके ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग, और चाइना जो है सबसे पहले नंबर पे है विद अ 6001 60 related patents, followed by USA 3909, थर्ड पोजीशन पे साउथ कोरिया विद 1417 पेटेंट्स, देन फोर्थ नंबर पे जापान विद 584 पेटेंट्स, देन फिफ्थ नंबर पे यूरोपियन यूनियन, इनके 214 यहाँ पे 60 रिलेटेड पेटेंट्स हैं, और 6 नंबर पे आता है इंडिया विद 188 पेटेंट्स। ठीक है। नाउ इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है, यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है यूस्विच। इसने भी एनालिसिस किया है और इनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है 4th पोजीशन पे है ओवरऑल वर्ल्ड में, और इंडिया के कितने पेटेंट्स हैं? 265 पेटेंट एज ऑफ अप्रैल 2023 का डेटा इन्होंने लिया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड पोस्ट डे, जो हम ऑब्जर्व करते हैं एनुअली 9th अक्टूबर को। ठीक है, अब इस ओकेजन पे Which state CM has unveiled a commemorative postage stamp title, जिसका नाम आपका क्या है? 25 year of progress मुंद्रा पोर्ट टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर ऑफ मुंद्रा पोर्ट। अगर आपको पता है मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे, तो आप इसका इजीली आंसर दे दोगे, जो लोकेटेड है आपका गुजरात में, और गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने यहाँ पे इसे अनवील किया था इस स्टैंप को। और यहाँ पे बोला गया है, देखो स्टैंप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो रेप्लिका है इस स्टैंप शीट का, ये आपका परमानेंटली डिस्प्ले किया जाएगा नेशनल फिलाटेक म्यूजियम में। फाइन। Now next is name the company that has launched the India's first index fund based on Nifty Capital Market Index. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला इंडेक्स फंड बेस्ड आपका निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स पे जो है फंड लॉन्च किया है? तो इट इज डन बाय दी योर टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और इस फंड का नाम क्या है? टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड, जो बेसिकली ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस आपके निफ्टी 500 इंडेक्सेस पे। ठीक है, जो इसमें कम सेलेक्टेड कंपनीज होगी उनका परफॉर्मेंस ये ट्रैक करेगा। नाउ टाटा असेट कंपनी, टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं आपके प्रथित भोवे एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the International Energy Agency's report titled World Energy Outlook 2024, India is on a track to become the third largest economy in the world by dash year. तो recently International Energy Agency ने, IEA ने एक रिपोर्ट आपकी रिलीज की थी WEO 2024 या वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, जिसमें मेंशन किया गया है कि बाय 2028 इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की। और यहाँ पे क्या चीज मेंशन की गई थी वो देख लेते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है बाय 2035 आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन जो है इंडिया का वो आपका ग्रो करेगा 70% तक। इसके अलावा सीमेंट आउटपुट जो है ये भी आपका इंक्रीज करेगा अप्रोक्सीमेटली 55% तक। वेयरएज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बोली गई है कि ये आपकी ट्रिपल हो जाएगी, 1400 गीगावाट ये हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था अबाउट कि जो 60 गीगावाट न्यू कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी है ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, इंडिया ऐड कर लेगा 60 गीगावाट ऑफ न्यू कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी, वेयरएज जो आपके ओल्ड प्लांट्स हैं वो आपके यहाँ पे बंद कर दिए जाएंगे, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है फ्रॉम कोल, जो कोल से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपकी बढ़ेगी ओवर 15%। क्लियर है? नाउ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या बोले गए हैं, जैसे कि जो एयर कंडीशनर का मार्केट है, जो स्टॉक है एयर कंडीशनर्स का इंडिया में, ये भी आपका ग्रो करेगा मोर देन 4.5 टाइम्स बाय दी 2035, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी जो है आपकी बढ़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, 2035 तक टोटल एनर्जी डिमांड जो है ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी बढ़ेगी 35% तक। ठीक है, पहले क्या बोला कि एयर कंडीशनर्स की जो डिमांड है ये आपकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो बढ़ेगी ही, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है,
स्टेटेड एनर्जी पॉलिसी सिनेरियोज पे बेस्ड आपकी जो पॉलिसीज हैं, जो प्लान्स हैं, वो शो करते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ऐड ओवर 12,000 कार्स एवरी डे, मतलब हर दिन अंटिल 2035 प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया जो है ऐड करेगा 12,000 कार्स को। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे कार्स इंक्रीज होगी तो कार्बन डाई एमिशन जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया का जो कार्बन डाई एमिशन है इट विल अमाउंट टू 2.5 बिलियन टन्स इन दी 2035। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं पेट बिरोल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1974। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।